ऑनलाइन कक्षा होती है उसके अंदर मुझे आमंत्रित किया, तो मैं इनका आभारी हूँ। आप आज का जो हमारा विषय है वो विषय है आधुनिकतावाद। आधुनिकतावाद के न आगे न पीछे, मूल आधुनिकतावाद। तो इस अवधारणा को, ये एक अवधारणा है, इस अवधारणा को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। ये आपके साहित्य चिंतन पाठ्यक्रम का हिस्सा है, विचारधाराओं का, जानकारियों का ये हिस्सा है। तो जिसका मतलब आप ये समझ लें कि ये आपके काव्य शास्त्र का हिस्सा नहीं है। जो एमए हिंदी के विद्यार्थी भारतीय या पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ते हैं, उस काव्य शास्त्र के अंतर्गत ये आधुनिकतावाद आता है। बहुत सारे ऐसे विचारक होते हैं, बहुत सारे ऐसे विचार हैं, बहुत सारी ऐसी अवधारणा आ गई है जो अवधारणाएं हमारे काव्य शास्त्र में आती नहीं, लेकिन वो काव्य को प्रभावित करती है, काव्य को समझाने का या समझने का प्रयास करती है। तो इसका कारण क्या? कारण इसका यह है कि काव्य शास्त्र के जितने सिद्धांत हैं वो हमारे साहित्य से या काव्य से जुड़े हुए, और आधुनिकता सिर्फ काव्य तक सीमित नहीं है। आधुनिकतावाद का संबंध चित्रकला से है, संगीत से है, स्थापत्य कला से है, मूर्ति कला से है, आपके कपड़ों से है, आपने किस तरह का चश्मा पहन रखा है उससे है, आप बाल कैसे बनाते हो उससे है, आपकी पूरी जीवन पद्धति का आधुनिकतावाद के साथ संबंध। इसलिए जब आप आधुनिकतावाद कह करके उसको जानना चाहते हैं तो वो एक ऐसी अवधारणा है वो जो जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू होती है, और विशेष रूप से कलात्मक जो सृजन होता है, साहित्यिक सृजन नहीं, कलात्मक सृजन, उस सब में ये जुड़ी हुई है। तो ये एक कहना चाहिए बहुत बड़ी और विशाल ये अवधारणा है जिसको हम बारीकी से बहुत मूल बातों से अपन इसको जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात इसके बारे में जानने का यह है कि ये भारतीय नहीं है, ये पाश्चात्य चिंतन पश्चिम से हमारे देश में आई। और कई बार क्या होता है कि जो चीज पश्चिम से आई, चाहे कहीं से भी आई, हमारे पास तो आ गई ना, तो ये हमारी हो गई। इसलिए हमको भी इसे जानना है, लेकिन जानने के लिए इनके रूट को जानना जरूरी है कि कहाँ से आई और कैसे फैली और उसका वहां पर क्या अर्थ है और हम इसका कैसे अर्थ ग्रहण करते हैं। तो ये धारणा पश्चिमी धारणा है, भारतीय स्वीकार करता है, भारतीयों ने उसे एक्सेप्ट किया। अब ये लगभग ये कहें, कोई एकदम निश्चित टाइम नहीं है, ये 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के जो शुरुआत के वर्ष हैं उस समय में ये चिंतन के क्षेत्र में आधुनिकतावाद का उदय हुआ। अब पहली जो बात है कि आधुनिकता और आधुनिकतावाद में फर्क है। आधुनिकता तो एक काल पर का अवधारणा, समय है। जैसे आज हम यहाँ बैठे हैं तो ये आधुनिक है, अभी का है, और कल जो हुआ तो वो तो प्राचीन हो गया ना, वो तो पुरानी बात हो गई। नई बात तो आज है। तो जिस समय कोई अगर कृति को भी आधुनिक काल परक दृष्टि से देखें तो मान लीजिए जिस समय बिहारी ने दोहे लिखे, तो बिहारी के समय में बिहारी के दोहे जो रीति काल के थे वो उस समय आधुनिक, अब हम कहते हैं कि वो प्राचीन या मध्यकाल के अंदर है। लेकिन जब अवधारणा के रूप में हम देखते हैं, आधुनिकतावाद की दृष्टि से हम देखते हैं, तो हमको वो मध्ययुगीन साहित्य लगता है। मध्य आधुनिकतावाद एक मूल्य दृष्टि है, कुछ चीजें आप में होनी चाहिए तब आप आधुनिकतावादी माने जाओ। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आज की तारीख में रहे और पुराने ढंग की भी अगर आप बातें करने लगेंगे जो इन मूल्य व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आती, तो आप आधुनिकतावादी नहीं, तब ये माना जाएगा कि आप भी पुराने हो, पुरानपंथी हो। तो इसलिए एक काल और कंसेप्ट, अवधारणा, ये दोनों का फर्क है। अब एक और चीज भी इसके बारे में जानना होता है कि प्राचीन काल की भी कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जो हमें आज आधुनिक लगती है। मतलब कुछ लोगों को लगता है कि भाई कबीर में जो है आधुनिक दृष्टि, तो कबीर का
अस्तित्ववाद की दृष्टि से भी लोगों ने मूल्यांकन किया, फ्राइड की दृष्टि से तो आप किसी भी लेखक का अध्ययन कर सकते हो। तो उनके अंदर हम आधुनिकता के तत्व खोजते हैं। तो कबीर में आधुनिकता के बीज हमको दिखाई देते हैं, तब कहते हैं कि कबीर में आधुनिकतावाद, उस दृष्टि से अध्ययन करें। तो ये एक मूल्य दृष्टि है। ये समय तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन समय से भी ज्यादा एक समझ की बात है, मूल्य की बात है। तो उसको अपन धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। ये इस काल में हुआ क्या क्या महत्वपूर्ण, तो जो सबसे पहली जो चीज जो लगती है मुझे कि अतीत से हमारा रिश्ता बदला। अतीत से हमारा रिश्ता बदला माने बौद्धिक स्तर पर अतीत से अब तक का जो रिश्ता था, आधुनिकतावाद के आने के बाद वो रिश्ता बदल गया। अब क्या बदला वो आप देखिए। पहले ये माना जाता था कि हमारा अतीत है ना बहुत अच्छा था। आज भी हम कहते हैं कि पहले बहुत अच्छा था, आजकल तो बहुत खराब है साहब, बड़ा बिगड़ा हुआ माहौल है, अच्छा नहीं है ये और ठीक नहीं है। पहले बहुत अच्छा था। तो जो अतीत बहुत अच्छा था और हमें अतीत का अनुकरण करना चाहिए, अतीत पर प्रश्न उठाना नहीं चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे चिंतकों ने जो कुछ कहा है, हम उसका आदर पूर्वक पालन करें। तो जिसको कहते हैं आप्तवचन, आप्तवचनों में विश्वास, सदा सच बोलो, चोरी मत करो, बड़ों का कहना मानो, ये जो वाक्य है ये आप्तवचन, ये स्वयं प्रमाण है। आपको इसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं भाई, इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते। लेकिन जब आधुनिकतावाद आया तो आधुनिकतावाद ने कहा कि ये पुराना जितना भी है ये ठीक नहीं है, हमारे अतीत सही नहीं था, हम इसको नया करेंगे। तो पहली बार आधुनिकतावादियों ने ये सामने रखा कि अतीत अतीत हो चुका है और हम अतीत से अलग है। आप में अतीत से अलग होने की चेतना आती है और फिर ये चेतना आती है कि जो अतीत है वो अच्छा नहीं था और हम उसको अच्छा बनाएंगे। तो रिश्ता बदल गया। एक ये था अतीत बहुत अच्छा था, हम थोड़ा गड़बड़ करते हैं, हम कोशिश करें कि हम अतीत के अनुकरण पर चले। तो जो अतीत के अनुकरण पर जो चलता है उसको हम आधुनिकतावादी नहीं कहते। उसको ये कहना होगा कि ये अतीत सही नहीं, अतीत में बहुत कमियां हैं, बहुत बहुत गलतियां हैं और दूसरा हम अतीत से अलग है। और इसके अलावा अतीत पर संदेह किया इन्होंने। और जो आप्त वचन है वही अतीत है हमारा, तो मुख्य थे तो आप्त वचनों पर ही विश्वास करके चलते थे और विश्वास करते थे। आधुनिकतावाद जब आया तो कहा कि नहीं नहीं, विश्वास का क्या मतलब, सभी चीजों पर प्रश्न करो। तो आधुनिकता और आधुनिकतावाद की जो पहली विशेषता है जो सभी जगह पर लागू होती है, आप लगा करके देखो कि सप्रश्न दृष्टि, प्रश्न के साथ में आप करो। अब मान लीजिए आपने कहा सदा सच बोलो, तो मैं क्यों बोलूं, मेरी पिटाई हो जाएगी, मेरा ये हो जाएगा, और हो या चाहे नहीं हो, लेकिन मैं क्यों बोलूं, तर्क करो आप। तो आप कहोगे कि सच बोलने से, नियम का पालन करने से शांति व्यवस्था स्थापित होगी, थोड़ा ठीक रहेगा। तो शांति व्यवस्था से क्या होगा, क्यों मैं करूं ऐसा, जिसका काम है वो करे, मुझको नहीं करना। तो आप अपना एक अलग मत देते हो, तो आप एक तर्क की मांग करते हो कि आपने जो आत्म वचन है उनको आप सिद्ध करो। जिसको हम स्वयं सिद्ध मान रहे थे उसके बारे में प्रश्न पैदा करके और कह दिया कि आप तो जो है वो दो वापस, क्या है ये। तो ये सप्रश्न दृष्टि आती है और तब हम सारे अतीत को क्वेश्चन करते हैं कि अतीत में सही नहीं था। अब दूसरी बात आधुनिकतावादियों ने कहा कि जो अतीत में नहीं हुआ वही तो हम कर रहे हैं, इसीलिए तो हम आधुनिक है। हमें देश का नव निर्माण करना है। आजादी के बाद में हमारे चिंतकों ने और राजनेताओं ने प्रश्न रखा, हम देश का नव निर्माण करेंगे, बड़ा बनाएंगे, नया बनाएंगे। तो ये जो नया बनाएंगे, जो पुरानों ने किया नहीं था या जो किया था तो अच्छा नहीं किया था, उसको अब हम बनाएंगे। तो ये जो चेतना आती है
ये आधुनिकतावाद। अब आप इसको इसी रूप में अगर आप समझें तो पूरे अतीत के साथ हमारा तो हजारों वर्षों का इतिहास है, और यूरोप का भी। यूरोप में भी यूनान और रोमी सभ्यता बहुत भव्य थी, और वो हमारा एकदम वहाँ का मानते हैं चिंतक, वो तो एक स्वर्ण युग था। इसी तरह हम भी मानते हैं कि वैदिक युग भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था, और उसके बाद तो लगातार पतन होता ही गया। और इसी तरह ये माना जाता है कि यूरोप में यूनानी रोमन सभ्यता के बाद में हमारा पतन होता गया, और हम तो पतित समाज है। मध्यकाल में तो ऐसा माना जाता था, हमको तो पता ही नहीं था, हमको तो देखना पड़ेगा कि अरस्तु ने क्या कहा था। तो जब आधुनिक काल आया तो कहा कि इट इज नॉट एनफ कि अरस्तु हैज सेड सो, अरस्तु ने ऐसा कहा था, इसे ही इतना पर्याप्त नहीं, आगे बोलो। मान लो कहा तो अरस्तु को भी प्रूव करो। तो मान लीजिए हमारे वेद में, शास्त्र में, पुराण में लिखा है, तो हमारा तर्क बंद हो जाता। तर्क बंद नहीं हुआ, तर्क का दरवाजा उन्होंने खोल दिया। तो जो स्वर्ण युग था, स्वर्ण युग की जो परिकल्पना थी, उस स्वर्ण युग की परिकल्पना के सामने सवाल खड़े किए, और ये इससे आधुनिकता या आधुनिकतावाद का आगमन हुआ। इसको अब हम इस तरह से देखें। अब ये है क्या, धीरे धीरे आएगा कि ये 19वीं शताब्दी में यूरोपीय समाज बदला, समाज में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन थोड़ा छोटा शब्द है, रूपांतरण हुआ, पूरा का पूरा ढांचा बदल गया। और ये जो कैसे हुआ, ये औद्योगिकरण से हुआ। उद्योग धंधों की स्थापना हुई, नए नगर बने, बहुत भव्य इमारतें बनी, और आपसी रिश्ते बदले, बहुत चीजों में परिवर्तन हुआ। तो पहला जो परिवर्तन हुआ वो 19वीं शताब्दी के बाद के जो औद्योगिकरण है उसका सब हमने फल देखा, और वो आया सामने। तो कैसा क्या था उसमें, कौन ऐसी मुख्य चीज क्या थी? तो चिंतकों, विचारकों ने कहा कि भाप के इंजन से जिस औद्योगिकरण की शुरुआत हुई उसका संबंध आधुनिकतावाद से। आधुनिकता भाप के इंजन की उद्योग की मशीन और उद्योग धंधे स्थापित हुए। उससे पहले भाप का इंजन नहीं था। भाप का इंजन आया था, बहुत सारी चीजें हमारे मानव समाज के अंदर परिवर्तन हुआ। उस परिवर्तनों का हमारे यहाँ भी बहुत दिनों तक रेलगाड़ी भाप के इंजन से चलती थी। बाद में जाकर के वो भाप का इंजन बंद हो गया, सारे संसार में बंद हो गया। नए ढंग का औद्योगिकरण आया और नई चीजें आई, और आजकल जो उत्तर आधुनिक का काल है उसके अंदर तो उत्पादन के और भी नए रूप आ गए, और जिसका कभी हम अलग से बात करेंगे। तो अभी सिर्फ ये कि भाप के इंजन से जिस औद्योगिकरण की शुरुआत हुई उस औद्योगिकरण से समाज बदला। इसके साथ में एक चीज और हुई कि औद्योगिकरण का संबंध मशीनों से हुआ। मशीन बनी पहली बार, तो हर समय हर चीज को हम मशीन से मानते थे। तो जो इंजीनियर जो होता था अभियांत्रिक वाले, तो उसमें जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो मशीन जी इंजीनियरिंग होता है, तो वो कहते हैं हर चीज मशीन। अब ये कार क्या है? कार जो है यातायात की एक मशीन है, और उसके उसके अंदर बैठ करके हम आगे जाते हैं, उसकी ये परिभाषा हुई। घर की क्या परिभाषा? घर वो है वो मशीन है जिसके अंदर हम रहते हैं, खाते पीते हैं। रसोई वो मशीन है जहाँ खाना बनता है, ये होता है। तो हर चीज मशीन। तो मनुष्य क्या है? मनुष्य भी मशीन। तो एकदम मशीनी तरीके से हमारा पूरा सिस्टम, पूरी पूरी चीजें आ गई कि मशीन के अंदर खराब हो गई और थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गया तो हम बीमार हो गए। बीमार हुए मतलब मशीन में गड़बड़ी हुई। अब उस मशीन को आप ठीक करो। जब आप ठीक कर दोगे तो मशीन वापस चलने लग जाएगी, आदमी वापस चलने लग जाएगा। बुखार आ गया, कुछ तबीयत गड़बड़ खराब हो गई, तो मतलब वो नहीं कहेंगे कि कुछ हुआ, वो कहते हैं कि मशीन है साहब, मशीन में खराबी आ गई, तो अब इसको मैकेनिक आएगा और वो इसको ठीक करेगा। तो डॉक्टर भी मैकेनिक हो गया, मिस्त्री हो गया, इंजीनियर हो गया। तो ये सारे का सारा जो सिस्टम है हमारा, वो इस मशीनीकरण से जुड़ा हुआ। और जब मशीनीकरण आया, भाप का जो इंजन आया, उस इंजन से जुड़ी हुई इतनी प्रकार की मशीनें हमारे यहाँ आई कि मशीनीकरण का हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा।
प्रभाव पड़ा तो कहा मनुष्य भी मशीन है। और ये क्या बात हुई, हम क्यों मशीन है भाई, हम तो कोई मशीन नहीं। विद्रोह किया, रिबेल किया कि हम मशीन होने से इनकार करते हैं। और ये जो इनकार करना है ये आधुनिकतावाद। लेकिन इनकार तब किया जब पहले मशीन आई, इसलिए मशीनीकरण और उससे जुड़ी हुई ये चीजें हमारे सामने आती। अब एक और चीज बता के आगे चलते हैं कि हमारा जो पुराना समाज था वो व्यवस्था पे विश्वास करता था, स्थायी होना चाहिए हर चीज, है ना, परमानेंट एकदम सही चाहिए। क्या हो, माता पिता का रिश्ता है एकदम स्थायी है, दोस्तों का रिश्ता है स्थायी है, और जो भी चीज बनाओ स्थायी बनाओ, विश्वास करो। तो ये जो मशीनी मामला जब शुरू हुआ तो इन्होंने कहा कि नहीं, विश्वास किस पे करें, विश्वास कोई भी व्यक्ति विश्वसनीय है ही नहीं, और कोई भी रिश्ता नित्य नहीं है, स्थायी नहीं है। हर रिश्ता बदलता है, हर रिश्ता टूट सकता है, हर रिश्ता संदेह के घेरे में है। चाहे वो माता पिता हो, चाहे गुरु हो, चाहे मित्र हो, चाहे परिवार हो, पति पत्नी हो, कोई भी हो, सब जो है वो संदेहास्पद स्थिति के अंदर रहता है, स्थायी नहीं है। स्थायी जो है बहुत वो बोरियत पैदा करता है, वो नहीं स्थायी हमको चाहिए। तो ये परिवर्तनशीलता, ये हमारा मूल्य बन गया। पहले जो स्थायित्व था, स्थायित्व को हमने मूल्य बनाया था, अब जाकर के वो स्थायित्व का मूल्य समाप्त हो गया और वो परिवर्तन वाला जो मूल्य है वो हमारे सामने आ गया। ये समाज के स्तर पर परिवर्तन हुआ। और ये इसके पीछे कुछ और भी चीजें हैं, उनकी भी अपन थोड़ी सी बात कर देते हैं। औद्योगिकरण से क्या हुआ, बहुत बड़े बड़े भवन बने, बहुत बड़े बड़े रेलवे स्टेशन उस समय के, यूरोप के जो रेलवे स्टेशन है वो उसी समय बने हुए थे, और पुल बने हुए थे बहुत बड़ा, और वो जो एफिल टावर है पेरिस का, वो भी उसी समय बना था। तो भव्य इमारतें, और ये क्या पुराना दुराना ये सब छोटे छोटे झोंपड़ी टाइप मकान है, ये सब क्या भव्य होगा, बड़ा होगा। और कैसे बनेगा, आदमी तो बना नहीं सकता, तो मशीन बनाएगी। तो मशीन का आविष्कार हो चुका था, तो मशीनों से सारी चीजें आई। तो रेमंड विलियम्स ने ये कहा कि ये जो आधुनिकतावाद है, ये कविता कहानी नाटक के अंदर पैदा नहीं हुआ था, ये सबसे पहले भवन निर्माण में पैदा। आप जो मकान बनाते हो, जिस मकान के अंदर आप रहते हो, जो आपके विश्वविद्यालय के अंदर जो कमरे बने हुए हैं, अध्यक्ष का कमरा बना हुआ, सेमिनार का अलग कमरा बना हुआ, ये जो कमरे बने, ये जो भवन निर्माण आपका जो हुआ है, सबसे पहले आधुनिकता यहाँ आई, और उसके बाद दूसरे क्षेत्रों में आधुनिकतावाद का आगमन हुआ। तो ये जो छोटी जो बड़ी जिन कलाओं को हम बहुत महत्व नहीं देते हैं, वो कलाएं भी यहाँ पे बहुत महत्व देने वाली है कि ये भवन, और भवन भी कला, जो ललित कलाएं होती है ना, 5 ललित कलाओं में स्थापत्य भी एक तरह की कला की श्रेणी में आती। तो आधुनिकतावाद का संबंध इस भवन निर्माण कला से शुरू हुआ, और बाद में सभी कलाओं पे ये लागू हुआ, और वहीं से होते हुए हमारे साहित्य में भी आया। तो जब साहित्य में आएगा तब हम साहित्य की बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि परिवर्तन मूल्य, स्थायित्व जड़ता, स्थायित्व अच्छा नहीं है, व्यवस्था अच्छी नहीं है, हलचल होनी चाहिए, हलचल वाली कविता अच्छी है, हलचल वाला साहित्य अच्छा। प्रेमचंद के साहित्य में बहुत हलचल है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, गोली चल रही, सब हो रहा है। तुलसीदास में हमारे नहीं है, तुलसीदास में एकदम व्यवस्था बनी हुई है। भरत को ऐसे राम से मिलना है, सीता से ऐसे बात करनी है, माता से ऐसे बात करनी है, सबसे जो भी व्यवस्था करनी थी एकदम परफेक्ट है, और वो उसको वो अच्छा माना जाता। लेकिन जब आप आधुनिक काल के अंदर आए, आधुनिकतावाद की तरफ जब आप आए, तो आप में उस परिवर्तन को माना कि भाई परिवर्तन का वर्णन जो करता है वो बड़ा लेखक है। तो ये आधुनिकतावाद के साथ आया, चेंज को मूल्य माना। अब एक चीज और हुई, ये भी बात करके, कि जब शुरुआत में जब आधुनिकता आई और आधुनिकतावाद आए, तो इसका मूल्य नकारात्मक था। समाज कहता था अरे ये तो आधुनिक है, माने बिगड़ा हुआ, अविश्वसनीय है, चरित्रहीन है, ये तो अच्छा नहीं है,
शालीन नहीं है, तो आधुनिकता एक नकारात्मक मूल्य के रूप में है। और आधुनिकता अच्छी है, आधुनिकता विकास का लक्षण है, ये बहुत बाद में यह अर्थ हुआ। अब हम कहते हैं अरे कुछ नहीं है, लड़का मॉडर्न है भाई, अच्छा है, मॉडर्न, आधुनिक है, थोड़ा ढंग से कपड़े वपड़े थोड़ा एकदम ऐसे पहनता, आधुनिक है। तो ये आधुनिकता अच्छी बात है, पहले आधुनिकता बुरी बात होती थी। तो ये आधुनिकता अच्छी है, इसको भी स्थापित करने के लिए बहुत समय लगा। और ये 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी से लगाकर 19वीं शताब्दी तक लगभग 100 साल लग गए। रेमंड विलियम्स ने कहा कि 100 साल लग गए इसको कि ये आधुनिकता विकास का लक्षण है। ये आधुनिक है माने विकसित है, आधुनिक है माने समझदार है, आधुनिक है माने समस्याओं को जल्दी निपटा सकता। तो ये आधुनिक है माने अच्छा, आधुनिक माने बुरा। ये अब आज भी जो लोग हैं वो मानते हैं कि आधुनिक अच्छा नहीं है, पुराना हमारा अच्छा है, तो उनको हम कहते हैं कि ये आधुनिकतावादी नहीं है भाई, ये तो मध्ययुगीन मानसिकता से पीड़ित व्यक्ति है, तो उसकी अब तारीफ नहीं होती। तो पिछड़ा हुआ अच्छा नहीं होता। बहुत सारी चीजों के साथ अपन ये देखते हैं। अब सिर्फ इससे आधुनिकतावाद नहीं आया, हर चीज दिमाग से पैदा होती, विचार से पैदा होती। और आधुनिक काल में इस आधुनिकता के पीछे 2-3 विचारधाराएं थी, उन विचारधाराओं का बड़ा भारी योगदान था। जिसमें से पहली विचारधारा, अगर आप उसको विचारधारा माने, तो डार्विन ने एक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नाम की एक किताब लिखी, आपने सुना हो। तो डार्विन ने ये स्थापित किया कि मनुष्य का जो विकास है वो एक कोशीय जीव, अमीबा, एक कोशीय जीव से विकसित होते होते, जानवरों से होते होते, पूंछ वाले, सींगों वाले, ऐसे उड़ने वाले, बैठने वाले, इन सब जानवरों से होते होते फिर स्तनधारी जानवर आए, और तब जाके बंदर आए, तब जाके मनुष्य बने। तो पृथ्वी पे मनुष्य कैसा आया कि जीवों के क्रमिक विकास से मनुष्य विकसित हुआ, ये डार्विन ने लिखा। हम क्या मानते थे? हम तो मानते थे कि भगवान जी ने एक दिन वन फाइन डे सारी दुनिया में मनुष्य बना करके भेज दिए। हमारे तुलसीदास ने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीव जो है वो ईश्वर की संतान है। और ये सिर्फ भारतीय नहीं है, यूरोपीय भी वही है। और हम तो अभी भारतीय का तो हम उदाहरण देते हैं, लेकिन ये यूरोपीय मानसिकता का भी है, उसमें भी मानते हैं सब ईश्वर, गॉड करेगा, गॉड से ही मनुष्य आया है। तो जैसे गॉड अच्छा होता है ऐसे ही मनुष्य भी अच्छा होता है, गुड मैन। और भगवान जी से डरो, भगवान के अनुसार करो। सारा हमारा मूल्य सिस्टम जो था वो इस पे आता था। डार्विन ने कहा कि नहीं नहीं, ये मनुष्य कौन सा भगवान से आया, तो पशु है, जानवर है। जैसे जानवर हत्याएं करता है, एक दूसरे को खा के करता है, ऐसा ये आदमी भी ऐसा ही खराब है, ये कोई पवित्र व्यक्ति नहीं। तो जब चित्रण करना शुरू किया लेखकों ने, तो पहले जो मानते थे कि भाई ये तो जो देविक पात्र हैं ये तो सब अच्छे ही अच्छे हैं, और ये खल पात्र हैं ये सब खराब ही खराब है। और कहा कि भगवान जी के यहाँ से खल आए, भगवान जी के यहाँ से देवता है, तो देवता अच्छे, राक्षस बुरे, ये कर दिया। लेकिन अब कहा नहीं, सभी गड़बड़ है, क्योंकि सब जानवरों से पैदा हुए। ये बड़ी भारी एक फिलोसॉफी हुई, और जो लंबा थोड़ा है पर अपने को मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि ईश्वर की माना जीव की उत्पत्ति एक कोशीय जीव से विकसित हुई और मनुष्य बना, ये धारणा। उसके बाद में एक विचारक हुए थे, आप लोगों ने नाम सुना होगा, फ्रायड। फ्रायड के बड़े इतनी मोटी मोटी किताबें बहुत सारी, और वो डॉक्टर थे और क्लिनिकल साइकोलॉजी से उसका इलाज करते थे। और उसी ने जो है वो मनोविश्लेषण का एक बड़ी थियरी थी, आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो सारी थियरी तो अभी पढ़ेंगे तो सब लोनी साहब कहेंगे कि आपने इधर का उधर चले गए, तो इसका भी अपन सार तत्व लेते हैं। तो वो क्या कहते हैं, फ्रायड के कहने का मतलब ये है कि आदमी जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है।
दिखता तो बहुत अच्छा है, नहा धो करके जो आए हैं राम बख्श जी, कपड़े वपड़े पहन करके सब बहुत एकदम मीठी मीठी बातें करते रहते हैं और बहुत ज्ञान गुणी की बातें करते रहते हैं, लेकिन आप अंदर से देखोगे तो इसके अंदर बहुत षड्यंत्र घुसा हुआ, और ये आदमी जो है अच्छा नहीं है, वो बहुत गड़बड़ी करता है। एक दूसरी बात ये कहते हैं, एक इसको याद रखें, मतलब जैसा व्यक्ति हमको दिखाई देता है वैसा व्यक्ति वो होता नहीं। वो अच्छा भी हो सकता है मतलब, लेकिन वो वैसा नहीं जैसा दिखता। एक बात। दूसरी बात, उनके शास्त्र का कहने का तात्पर्य क्या होता था कि कोई व्यक्ति जो है गड़बड़ करता नहीं है, वो हो जाती है उससे। किसी ने जानबूझ करके हत्या नहीं की है, हत्या उससे हो गई है। अब ये अगर आप कहते हो कि हत्या मैंने की तो मैं जिम्मेदार, लेकिन हत्या तो मेरे से हो गई, ये मेरी, क्योंकि मैं प्रवृत्तियों से चलता हूं और प्रवृत्ति मेरी पशु की, तो पाशविक काम मेरे से हो गया। और कई बार पूछते हैं तो कहते हैं भाई तुमने क्यों किया, कहा साहब पता नहीं, एकदम से ऐसा हो गया मेरे को, मैं खुद ही नियंत्रण में नहीं था। ये थोड़ा बारीक है। अच्छा, इसको दूसरे तरह से कि आपने क्रोध क्यों किया, पता नहीं साहब मेरे को एकदम से क्रोध आ गया, झटके झटके चल रहे थे, अच्छी खासी बात हो रही थी, बहुत प्रेम प्यार सब होता रहा, होते होते ही है ना मेरे को गुस्सा आ गया। क्यों आ गया ये नहीं पता मुझे। तो मनुष्य का जो मन है, मनुष्य का जो कर्म है, मनुष्य की जो चेतना है, उसके फ्राइड ने कहा कि 3 स्तर होते हैं। एक जो चेतन स्थिति होती है, एक अवचेतन स्थिति होती है, एक उपचेतन स्थिति होती है। और वो नीचे वाली जो उपचेतन है वो तो कभी दिखती ही नहीं हमको। और कई बार हमारे जो कर्म है उस उपचेतन से हम कर देते हैं। तो हमारे अंदर आत्मा रहती है और आत्मा भगवान का अंश है और हमेशा पवित्र करते रहते हैं, तो उसकी जगह पर फ्राइड ने कहा नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत ही काम क्रोध का कीड़ा है ये, और ये मनुष्य का कोई भरोसा नहीं है, इससे कब क्या हो जाएगी घटना जिसके बारे में ये स्वयं के नियंत्रण में भी नहीं है। मनुष्य को अपने कर्मों पर नियंत्रण नहीं है, मनुष्य से ये चीजें हो जाती है क्योंकि उसके अवचेतन में कुछ चीजें घुसी हुई है। माँ से चिढ़ता है कि माँ से प्रेम करता है, कि बाप से चिढ़ता है, कि भाई से चिढ़ता है, बहन से उसका क्या रिश्ता है, माने सारे रिश्तों की जो पवित्रता है वो तो गलत है। फ्राइड कहता है कि बच्चा तो माँ से प्रेम नहीं करता दरअसल, और चूंकि पिता उसे प्रेम कर रहे होते हैं तो पिता से चिढ़ता रहता है कि एनिमी है मेरा ये, इसके कारण माँ मेरे से दूर दूर रहती। तो तो उसके बाद में जब वो बाजार में प्रेमिका या पत्नी ढूंढने के लिए जाता है तो माँ जैसी ढूंढ करके लाता है, वो ये अच्छी है, मदरली फीलिंग है माँ जैसा, क्योंकि माँ से प्रेम करता है। ये फ्राइड ने एनालाइज किया, स्वप्न विश्लेषण करे, और करने के बाद मनुष्य के मन की चेतना का ऐसा विश्लेषण किया कि आपको लगे कि हमारा जितना भी मध्यकालीन धार्मिक चिंतन है वो तो ध्वस्त हो गया। तो ये फ्राइड ने कहा। फिर एक हुए मार्क्स। तो हम तो प्राचीन काल में से हम तो ये मानते थे कि आदमी सब अच्छा करता है और जैसा आप कहोगे साहब वैसा कर देंगे, हम तो बलवन साथ के अंदर रहते हैं, आपके और हमारे बीच में जो तय हुआ है हम इसी तरह से तय करते हैं। मार्क्स ने कहा ऐसा कुछ नहीं भाई, सबका आर्थिक हित है, अपने हित के लिए ही मनुष्य काम करता है, और फिर वो अकेला नहीं करता, उसका एक ग्रुप होता है, उसका एक समूह होता है, उस समूह को कहते हैं वर्ग होता है, वर्गों के अंदर संघर्ष होता है। इसलिए मानव जाति का आज तक का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास। प्रेम प्यार से तो ये भाई कभी रहे ही, हमेशा लड़ते ही लड़ते रहे, मार पाट होती रही, गोली गाली गलौज ये वो, खून खराबाई होता रहा। तो इतिहास जो है वो खून खराबों का इतिहास है, इतिहास हमारा कोई भव्य नहीं है। और अब क्या होगा इस झगड़े का कि फिर एक समाजवाद की साम्यवाद की स्थापना होगी जिसके अंदर वर्गहीन समाज स्थापित हो जाएगा। अब होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, अभी तक तो हुआ नहीं। तो लेकिन मार्क्स ने एक कंसेप्ट, अवधारणा रखी। ये बहुत चिंतक हुए, जैसे लॉक था, वो कहता था कि ये मस्तिष्क तो कोरा कागज है भाई, तो उसके ऊपर जो लिख दो आप, जो आपका वही उसका दिमाग, और ये जो यथार्थ आपको दिखाई देता है ये भीतर, जब कोई
आपको कोई अच्छा लगता है तब ना आप कहते हो ये अच्छा है, थोड़े है। तो ये इस तरह बहुत दार्शनिक, वैज्ञानिक और वैज्ञानिक खोजें हुई और आइडियोलॉजिकल, जिसको कहना चाहिए विचारधारात्मक बातों, एक पूरा चिंत। अब एक चीज और, ये तीनों विचारक आपस में बिल्कुल मेल नहीं खाते। की विचारधारा इधर है, दूसरे की इधर है, तीसरे की, तीनों का कोई बहुत रिश्ता नहीं, सिर्फ एक समय में पैदा हुआ। तो ये कहते हैं भाई इन सब का अलग अलग प्रभाव होना चाहिए। तो लेखकों का, चिंतकों का कहना यह है कि माना कि फ्राइड ने ये लिखा, मार्क्स ने ये लिखा, सार्त्र ने ये लिखा, दूसरे दार्शनिकों ने ये लिखा, लेकिन मैं पाठक के रूप में तो मैं तो सबको पढ़ता हूं, इन तीनों को मैं तो एक साथ पढ़ता हूं। तो जब तीनों को एक साथ पढ़ते हो तो आधुनिकतावाद का मतलब ये समावेशी ये धारणा है, जिसमें इन सभी विचारधाराओं की एक भूमिका आती है और वो एक मस्तिष्क बनता है। वो किसी एक विचार के अनुसार परिचालित नहीं होता। इन सब को पढ़ करके उसने मनुष्य के बारे में एक धारणा विकसित की, अपने काम का विकसित किया और तब जाके साहित्य, सृजन और कला की तरफ आए। ये आधुनिकतावाद और आधुनिकता की आप इसे पृष्ठभूमि की तरह से आप मान सकते हैं। तो इस पूरी व्यवस्था के कारण ये हुआ कि भाई सब अच्छा तो कोई है ही नहीं, सब अपने स्वार्थ से चलते हैं, ऊ दो स्वार्थ के संसार है, सारी दुनिया इसी तरह की चलती है। तो मनुष्य में व्यक्तिवाद का उदय हुआ। मैं करता हूं, मेरे लिए क्या। आपके तो कहा साहब ये परिवार के लिए अच्छा होगा, परिवार के लिए अच्छा, लेकिन मैं जो है घर का एक सदस्य हूँ, मेरी बेनिफिट क्या है। मैं तो अपना फायदा देखूंगा ना, मुझको तुम्हारे परिवार का फायदा नहीं देखना। परिवार का फायदा पिता देखे जिसकी सब संतान है, मेरा कुछ नहीं, मेरा तो मैं। इसलिए जो संपत्ति आप मेरे को देते हो वो मेरी, और मेरे लिए संपत्ति बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मास वाला आ जाता, आर्थिक तंत्र जो है सबसे एकदम महत्वपूर्ण हो जाता। और फिर उसको, मनुष्य को लगने लगा कि ये मेरे साथ, आप लोगों को पंचायती क्या मेरे जीवन के अंदर, ये बताए। जो मेरा मन होगा वो करूंगा। आधुनिकतावादी व्यक्ति किसी भी दूसरी न परंपरा को मानता है, न मान्यताओं को मानता है, न दूसरों के कहने। तुम समझाने आने वाले कौन हो भाई, तुम्हें ज्यादा अक्ल है क्या, मैं अपना निर्णय स्वयं करूंगा। ये व्यक्तिवाद आधुनिकता की देन, ये इस समाज ने दिया। और मैं कोई मशीन नहीं हूं, मैं कोई भीड़ का हिस्सा नहीं हूं, मैं खुद हूं अपना निर्णय करने वाला, मैं खुद क्रिएटर हूं, मैं अपना निर्माण खुद कर दूंगा, साहित्य का निर्माण भी मैं खुद कर लूंगा। इसलिए ये जो वर्ल्ड का, दुनिया का जो विरोध है, ये इसके कारण ये आधुनिकतावाद के अंदर है। आधुनिकता में आप समूह के हिसाब से नहीं देखते। अब हुआ क्या कि बहुत ज्यादा संपत्ति इकट्ठी हो गई एक जगह पर, तो समाज का बहुत सारा हिस्सा छूट गया, माने निरक्षर रह गए, गरीबी के अंदर रह गए, खाने पीने को नहीं मिला, बहुत परेशानी हो गई। थोड़ा सा जो हिस्सा है वो विकसित हुआ, वो मॉडर्न हो गया। तो इस पर जो आरोप लगा वो ये लगा कि ये थोड़े से अलीट लोगों का साहित्य है, संस्कृति है, कला है, उन्हीं को समझ में आता है। अब ये गाते हैं इतना, ऐसा कुछ हमारे तो समझ में आता नहीं, हमने तो कभी कुछ गाया किया नहीं, या समझ में नहीं आता। ये पिकासो ने है, तुम उधर जाओ भीड़ के हिसाब से। तो ये व्यक्तिवाद इस अर्थ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये इतनी देर तक मैंने आपको जो बातें बताई वो आधुनिकतावाद की जो पृष्ठभूमि है, आधुनिकतावाद कैसे पैदा हुआ, क्यों हुआ, किस तरह से पैदा हुआ, फिर अन्य कलाओं, साहित्य में होता है। तो ये साहित्य में आधुनिकतावाद का क्या है, किस तरह का रूप है, उसकी तरफ अपन देखते हैं। तो पहली बात जो आधुनिकतावादियों ने कहा कि दुनिया की सारी कहानियां कही जा चुकी है, सारा सत्य उद्घाटित हो चुका,
फ्राइड ने उद्घाटित कर दिया, मार्क्स ने उद्घाटित कर दिया और डार्विन ने सब बातें कह दी। सबको पता होता है कि पहली बार देखा, प्रेम हुआ, फिर टूटा, फिर झगड़ा हुआ, फिर तलाक हुई, फिर आत्महत्या हो गई, फिर कुछ हो गया। ये सब कहानियां लिखी जा सकती है हमारे समाज में। तो आप नया क्या लिखो? तो यहाँ पर एजरा पाउंड का एक कहना छोटा सा कि मेक इट न्यू। चीज तो वही है, पुरानी है, यही है, पेन है, तो इसको है ना नया बना दो। कहानी कही जा चुकी है, इस कही हुई कहानी को फिर से कह दो, माने नए ढंग से कह दो। माने क्या? नए रूप में कह दो। इसलिए आधुनिकतावाद के अनुसार जो भी परिवर्तन, विकास और प्रयोग होता है वो रूप के स्तर पर होता है, बातें तो वही है। अब जैसे उदाहरण आपको देते, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, हमारा हिंदी साहित्य का महान ग्रंथ माना जाता है और राम कथा सबके मन में बसी हुई है। अब जो बातें तुलसीदास ने लिखी है वैसी की वैसी बातें ही उसी तरह से अगर आप लिख दोगे तो भाई क्यों लिखोगे और हम क्यों पढ़ेंगे? वो तो तुलसीदास लिख चुके। तब आप उसमें से का नया क्या कहोगे? तो मैथिल शरण गुप्त ने कहा कि बाकी तो सब ठीक है, उर्मिला का पति भी बेचारी का गया था, उसके वीर्य का भी तो कोई वर्णन करे, तो वो छूट गया था। तो उन्होंने उसी पाठ के अंतर्गत एक नया पाठ पैदा कर दिया और फिर साकेत की रचना कर दी। ये मॉडर्न हुआ, ये आधुनिक हुआ, ये राम कथा का प्रयोग हुआ। और इसी तरह राम की शक्ति पूजा में, अब शक्ति की तो कोई कल्पना है ही नहीं ना, पूरे राम कथा में है ही नहीं। वो तो शक्ति की पूजा तो बंगाल में होती और निराला बंगाल में रह चुके हैं। इसलिए राम की कहानी के अंदर शक्ति की मौलिक कल्पना, मौलिक शब्द के अंदर वो कुछ ले आए, तो एक नई राम की शक्ति पूजा आ गई। तो और पूरा शिल्प बदल गया, ढांचा बदल गया। और हम लोग कहते हैं वाह बहुत अच्छा भैरवी हुआ, ज्योति के पत्र में लिखा रह गया, राम रावण का अपराजय समर और आदि करके हम निराला के गीत गा देते हैं। तो ये जो पुरानी कथा है जो कही जा चुकी है, इसको हमको नहीं कहना, हमको मेक इट न्यू, हम इसको नया कहते हैं। और नया जो है वो रूप होता है, शिल्प होता है, कहने का तरीका नया होता है, बातें तो वही है। क्या आप नया कहोगे मानव जीवन के बारे में? मनुष्य का जन्म होता है, कहाँ होता है, फिर वो बड़ा होता है, कहाँ होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। और सारे जानवर अपने में अपनी संतान को जो है वो ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं कैसे रहो कैसे नहीं रहो। मनुष्य भी अपने संतान को सिखाता है, यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर मेरिट में यूनिवर्सिटी खोल दी और अब जाके सीखो। तो उसी तरह से हुआ, वही है तरीका। फिर नौकरी लगती है, खाने पीने का इंतजाम करता है, फिर मर जाता है। इसमें कुछ नया नहीं। ये फूड गैदरिंग स्टेज जब खाना इकट्ठा करता था आदमी, तब से लगाकर आज तक खाने की ही तो व्यवस्था कर रहा है ना, और कर क्या रहा है? इसमें कोई नया नहीं। नया आपका कहने का अंदाज नया है। तो आप चीजों को नए ढंग से देखते हो और नए ढंग से कहते हो, ये नया है, ये अच्छा है, ये आधुनिक है, और इसलिए आप आधुनिकता का मतलब टू मेक इट न्यू, नए ढंग से आपको। और उसके लिए हम क्या करेंगे? हम प्रयोग करेंगे। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा, अज्ञे ने दूसरा सप्तक की भूमिका में लिखा कि भाई ये तो इनका शीर्षक ही दे दिया, प्रयोग कोई करते नहीं थे, कहा ये प्रयोगवादी हैं। मतलब जैसे नकारात्मक एक अर्थ अज्ञे पे डाला कि प्रयोगवादी, और ये तो क्या करता है, ये तो व्यक्ति की विशिष्टता की बात करते हैं। तो अज्ञे ने फिर इसका जवाब दिया, कहा कि जिस देश में बहुसंख्यक जनता निरक्षर हो और बहुत थोड़े से लोग पढ़े हुए हों, तो वो तो सारे पढ़े हुए विचित्र हो ही गए ना, उसमें मेरे चरित्रों का क्या मतलब? इस निरक्षर समाज में हर एक साक्षर या पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होता है वो विचित्र ही व्यक्तिगत होता है ना, अलग सा ही तो दिखेगा, वो चमकेगा। मैं क्या चमक रहा हूँ, शेखर क्या चमक रहा है, वो सभी लोग चमक रहे हैं जो शिक्षित है। दूसरी बात उन्होंने कही कि प्रयोग का वाद का क्या मतलब? कि साहब कई लेखक ऐसा होता है हमने तो कोई प्रयोग नहीं किया। अच्छा, फिर तो कुछ लोग होते हैं कहते हैं हमने जीवन में कोई प्रयोग नहीं किया, जैसा पुराना काम कर रहे थे हमने वैसा ही किया। तो इसका मतलब यह है कि आपने कोई सृजनात्मक काम किया ही नहीं, आपने नया काम कुछ किया ही नहीं, आप तो पुराने ही किया। आपका जो जीवन है वो पाश्विक स्तर पर गुजरा,
पशु एक ही तरह का काम करता है, एक ही तरह से शिकार करता है, एक ही तरह से खाता है और सोता है, बुढ़ा होता है, मर जाता है। तो उसी तरह से आप भी एक तरह का लकड़ी का काम कर रहे थे, करते करते करे और वो खत्म हो गया आपका, आपने कुछ नया किया ही नहीं। तो कहते हैं नहीं साहब हमने नया किया ना, तो क्या किया? तो जिसको मैं भी कई बार कहता हूँ कि हमारे खातियों ने कहा कि जो है ये जो लकड़ी का पहिया है गाड़ी में, हमारे बैल बहुत दुख पाते हैं और ये कार का पहिया इसमें फिट कर दो तो ये हो जाएगा, बैलगाड़ी में भी टायर वाला सब सिस्टम हो जाएगा। तो ये आधुनिक हो गया, एक्सपेरिमेंट किया ना उन्होंने, प्रयोग किया। तो प्रयोग के बिना विकास ही नहीं होता, प्रयोग के बिना आपकी सृजनात्मकता का ही कोई पता नहीं चलता, और प्रयोग के बिना साहित्य ही नहीं होता। इसलिए जो व्यक्ति प्रयोग नहीं करता इसका मतलब वो तो जिया ही नहीं, वो तो भीड़ का ही हिस्सा। और जिस कवि ने कोई प्रयोग नहीं किया हम किसी को याद नहीं करते। मसलन प्रेमचंद ने जो कहानी उपन्यास लिखे, जिस जमाने में लिखे थे तब वो अद्भुत अपूर्व थे और उपन्यास सम्राट थे, क्या थे, कितने गीत गाते, लेकिन बाद में कहा हम प्रेमचंद जैसे के जैसे लिखे, तो कहता है छोड़ो ये नहीं है अच्छे, इनको नहीं दे, जरा अलग तरह का उपन्यास देखो। तो फिर हम कहते हैं ये मेला अंचल, ये कुछ बात हुई, या बाण भट्ट की आत्मकथा आई तो ये कुछ हुआ, बलसनामा आया तो कुछ अलग तरह का हुआ। वो तो थोड़ा अलग होना चाहिए ना, एक ही जैसा नहीं चाहिए हमको, हमको हर रचना नई चाहिए। तो इनका आज्ञा का कहना है कि हर रचना तो एक प्रयोग है, चाहे वो प्रयोग कविता में हो, चाहे प्रयोग नाटक में हो, किसी भी जगह पर हो, प्रयोग होता है। और ये इस प्रयोग के बिना साहित्य का विकास होता ही नहीं, इसलिए प्रयोग महत्वपूर्ण है। और सारे लोग प्रयोग करते हैं, सारे कवि प्रयोग करते हैं, और आधुनिकतावादी कहते हैं कि हम तो प्रयोग करने के लिए ही आधुनिक है, इसलिए हम प्रयोग करते हैं। और प्रयोग करने के नाम पर हम कला के अनेक तरह के रूप विकसित करते हैं जो हुए। अब एक और चीज है जिसके बारे में कहना होगा कि कला जो है वो जिंदगी से अलग है। ऐसा वर्णन करोगे वैसा ही जो जैसी जिंदगी है वैसे ही आप लिख दोगे, तो इसमें कौन सी बात हुई? कुछ आप अलग से कहना पड़ेगा, सुबह हुई शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती। गगन कुछ लोहित हो चला, नील गगन में ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर सुबह हुई फिर दिन हुए, और फिर वो कौन सी कविता होगी? आपको कुछ उसके अंदर से नई निकालनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए टेबल, तो आपने इस टेबल को देखा और टेबल जैसा आपने चित्र बना दिया। तो जिसको अरस्तु ने और प्लेटो ने कहा भाई अनुकरण ही कला है, तो आधुनिकतावादियों का ये अनुकरण कौन सी कला हुई? हम कोई फोटोग्राफी थोड़ा कर रहे हैं, हमारे पास में पेन है, हम पेन से फोटो थोड़ी खींचते हैं, पूरा जैसा हमने जिंदगी में देखा वैसा वैसा एक कलाम कर दिया। जिंदगी से कुछ विचित्र करो। तो अगर आप चित्र बनाते हो तो उसके अंदर जैसे मान लीजिए घोड़े का चित्र बनाते हो तो उसका कान बिल्ली का बना दो, और नाक जो है सुअर की बना दो, तोते की बना दो, या मुंह किसी दूसरे जानवर का लगा दो, और उसके बाद जो वो चित्र बना वो तो नकल से नहीं बना ना, उसमें तो आपका दिमाग लगा, उसमें तो आपका प्रयोग हुआ। और फिर वो कहते हैं कि अमूर्तन में एक गहरे यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है। आप अगर अनुकरण करोगे तो सतही यथार्थ की अभिव्यक्ति होगी। चलो इसको मैं एक दूसरे तरह से आपको अमूर्तन के बारे में बताता हूँ। मान लीजिए जैसा आजकल आप नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र देते हो या मिलते हो, या कहते हैं अच्छा भाई अपना जीवन वर्ष दे दो, तो आपका क्या नाम है, तो बताएंगे राम बख्श जाट है, कब जन्म हुआ, 1951 हुआ, कहाँ नौकरी की, यहाँ नौकरी की, कितनी किताबें लिखी, ये इतनी किताबें लिखी, अच्छा वो तुमने क्या किया, ये लोग लिखे, और ये पीएचडी शोध प्रबंध कराया, ये किया, वहां गए, वहां भाषण दिया, ये सब आपने एक बाह्य जीवन वृत्त इकट्ठा किया। तो ये जो बाह्य जो जीवन वृत्त है वो मेरे व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं करता, उससे आपको मेरे बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा ये तो आवरण है, इस आवरण के भीतर एक मनुष्य छिपा हुआ है, उस मनुष्य का तो आपको बिल्कुल ही पता नहीं। और फिर फ्रायड
कि जैसा मनुष्य दिखाई देता है वैसा होता ही नहीं। तो आपने तो बाहरी आवरण देखा, मनुष्य को भी नहीं देखा। तो मेरे भीतर की जो सच्चाई है, आधुनिकतावादी कहते हैं हम उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। शेखर एक जीवनी में शेखर क्या सोचता है, क्या उसके मन में अंदर अंतर्द्वंद चल रहा होता है, हम उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। हम इसकी अभिव्यक्ति नहीं करते वो बस में बैठ करके गया और मामा के यहाँ खाना खाया और फिर मामी से अच्छी अच्छी बातें की, फिर उसको एक गिफ्ट दिया, कुछ करा। ये सब नहीं, ये सब उसका वर्णन हम नहीं करते, हम उस अंदर का वर्णन करते। तो जो सतह का यथार्थ है वो यथार्थ नहीं है, बल्कि अंदर जो भीतर छिपा हुआ यथार्थ होता है, हम सिर्फ उसकी अभिव्यक्ति। इसलिए हमको महाकाव्य लिखने की जरूरत नहीं, हम तो मुक्तक से अपने काम चला। इसलिए आधुनिकतावादियों ने महाकाव्य नहीं लिखा, नैरेटिव बड़े नहीं लिखे, छोटे छोटे लिखे। और जो कहानी उपन्यास भी लिखे उसके अंदर भी बाह्य जीवन का उतना वर्णन नहीं किया। आधुनिकतावादियों ने अलग तरह के उपन्यास लिखे, अलग तरह की उसके अंदर बातें लिखी और उसके मनुष्य के चरित्र को अलग तरह से समझाए। भले ही उसको बुरा पेंट किया, चित्रित किया, उसकी कमियां बताई, उसके पाप बताए, जो भी कुछ करा, लेकिन उन्होंने कहा कि यही जीवन का सच है। ऊपर से दिखने वाला, बाह्य तरीके से दिखने वाला वो सच जो है वो सच नहीं होता, इसलिए हम इसका वर्णन नहीं करते और इसलिए हम यथार्थवाद में विश्वास नहीं करते। ये जो यथार्थवादी कला होती है, जो जीवन के यथार्थ का चित्रण करती है, उसका हम चित्रण नहीं करते। इसलिए हम सरलता में विश्वास नहीं करते। सरल कुछ होता ही नहीं, सरल दिखता है लेकिन बहुत जटिल होता है। मनुष्य जटिल होता है, उसके कर्म जटिल होते हैं और ये विश्वसनीय नहीं होती सरलता। सरलता धोखा है। आपको जटिल तो होना ही पड़ेगा, जटिल आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जीवन जटिल है। कितनी मशीनें, कितना ये, कितना सब ताम झाम फैला रखा है, कितना दर्शन, कितनी फिलोसफी, कितनी विचार आ गए हैं। उसके बीच में आप अभी भी प्राच्य विदों की तरह आप पुरानी सरलता के और विश्वास के और भोले भोले गीत गाते रहते हो। वो है नहीं, चीजें बदलती है जिनका, और बदली हुई चीजों का उसका आपको वर्णन करना होता है। अब एक और बात आधुनिकतावादी कहते हैं कि एक यथार्थ होता है जो तार्किक होता है, तर्क से आप उसको सिद्ध कर सकते हैं, और जिसको वो कहते हैं कार्य कारण श्रृंखला। इसने मुझे गाली दी, मैंने इसको थप्पड़ मारा। तो जब आप पूछोगे कि तुमने इसको थप्पड़ क्यों मारा, तो वो कहेगा कि उसका कारण देगा कि इसने मुझे गाली दी इसलिए मैंने इसको थप्पड़ मारा। तो भाई तुमने गाली क्यों दी, इसने मेरे को ये नुकसान कर दिया इसलिए मैंने ये किया। तो हर चीज की कारण और परिणाम की, कारण परिणाम की जो श्रृंखला होती है, उस श्रृंखला के अनुसार हम सारे यथार्थ को और सीखते हैं, और जो यथार्थवादी कला होती है वो भी उसी का वर्णन करती है। इनका आधुनिकतावादियों को कहना यह है कि हमारी सारी चीजें कारण और परिणाम से नहीं चलती। जिसको मैंने पहले भी कहा कि वो ये कहता है कि मुझे क्यों क्रोध आया पता नहीं। एक व्यक्ति हमारे कमरे में आया और वो हमको अच्छा लगा, तो थोड़ा सेज स्नेह हमने प्रकट किया, उसको बिठाया, उसको चाय पिलाई, से प्रेम से बात किया। एक दूसरा व्यक्ति आया, उसका भाग यहाँ से, कहाँ से चला आया, तो भाई ऐसा क्यों बोले, पता नहीं, इसको देख करके मेरे को अच्छा नहीं लगा। अतार्किक है, कारण कार्य से नहीं है। मैंने किया नहीं, मुझसे हो गया, मेरी प्रवृत्ति से हो गया, फ्राइड की तरह से, मुझे नहीं पता ये क्यों हुआ। तो वो जो सतही यथार्थ के अंदर एक अतार्किक यथार्थ होता है, तर्क नहीं होता उसमें। उस अतार्किक यथार्थ की अभिव्यक्ति कौन करेगा? उसकी अभिव्यक्ति हम आधुनिकतावादी करेंगे, और वो उसका वर्णन प्रेमचंद नहीं कर सकते। इसलिए वो निश्चित नहीं है, कोई चीज निश्चित नहीं, सब अनिश्चित है। और इसलिए जो पुराने यथार्थवादी उपन्यास होते हैं उसका, जिसको कहते हैं लॉजिकल एंड होता है, कि ये नायक चला, वहां पर ये हुआ, होरी अंत में हुआ, भाई गोदान उसका शीर्षक है, तो गोदान तो मरने पर ही दिया जाता है, तो नायक का मरना तो बहुत जरूरी है ना, लॉजिकल एंड तो वही है, होरी मरता है। लेकिन
ये लॉजिकल एंड हमको नहीं दिखा। तो बाणभट्ट की आत्मकथा में जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी को खंडित पांडुलिपि मिली भाई। पांडुलिपि है ही नहीं, जीवन की पांडुलिपि खंडित है। बाद में पता नहीं क्या होगा, ये भट्टनी से फिर भट्ट से मुलाकात होगी कि नहीं होगी, इसका कुछ नहीं पता। तो ये जब कुछ नहीं पता है, ये अनिश्चितता, ये अनिश्चय, ये अनिर्णय मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, पुरस्कार भी दे सकता हूँ, गोली भी मार सकता हूँ, ये दोनों संभावनाएं। तो मनुष्य के भीतर में बहुत संभावनाएं होती है, और कुछ तार्किक संभावनाएं होती है, कुछ अतार्किक संभावनाएं होती है। उस अतार्किक चीजों का वर्णन हमको करना चाहिए। इसी तरह का एक उदाहरण और देकर के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक चित्रकार थे, तो किसी आधुनिकतावादी ने कहा कि ये जो चित्रकार है वो तो आधुनिक नहीं है। तो कहा क्यों? क्योंकि वो रेखाओं से चित्र बनाता। अब सोचिए तर्क क्या दिया उसने, कहा रेखाओं से चित्र बनाते। तो कहा रेखाओं से चित्र बनाने से क्या होता? तो कहा देखो, जब आप रेखा खींचना शुरू करते हो तब आप यहाँ से रेखा लई चली और यहाँ पर आकर के उतरी, तो आपको ये पता है कि आपको कहाँ जाना। ये कला नहीं है, कला बंदूक की गोली नहीं है। आपने एक निशाना लगाया और वहीं पर ये उसकी गोली लगी। कला तो ऐसी है कि हम कुछ कहने लगे और कुछ का कुछ हो गया। वैसे तो मुआमला करके चले थे साफ साफ हम, कहने में उनके साथ में हर बात बदल गई। ऐसा नियम नहीं होता, ऐसी कोई रचना नहीं होती जिसकी आप सिनॉप्सिस बना करके लिखते हो। सब में परिवर्तन हो जाता और आपके अनचाहे परिवर्तन हो जाता, और फिर कहते हैं पता नहीं, मैं तो लिखना तो ये चाहता था लेकिन उल्टा हो गया, अब क्या करूं। बाद मेरे तो हाथ में दे, ये पात्र मेरा कहना ही नहीं मान रहे, तो मुझे तो चरित्रों के अनुसार चलना पड़ेगा बजाय इनको अपने अनुसार चलाने के। अपने अनुसार चलाएंगे तो प्रेमचंद हो जाएगा, यथार्थवादी रचना हो जाएगी, और अपने अनुसार चलेंगे, मेरे कहने से नहीं चलेंगे तो वो शेखर एक जीवनी हो जाएगी, या सेल्मा और योके वाला हो जाएगा अपने अपने अजनबी, या लतिका का दर्द। भाई क्या इसमें रोना धोना है, क्यों परेशान हो रही हो, मर गया तो दूसरे से विवाह कर लो, उसी की याद में जिससे विवाह भी नहीं हुआ, खाली प्रेम हुआ और आप बेचैनी के अंदर घूम रहे। तो क्या नहीं इतना सरल है जीवन। उस सरल जीवन को उतने सरल तरीके से हम नहीं समझ सकते, इसलिए वो जो रेखाओं से चित्र बनाता है वो आधुनिक नहीं है। आधुनिकतावाद में आपको कहाँ जाना है ये आपको निश्चित नहीं। आपकी विजय होगी ही होगी ये कोई निश्चित नहीं। युद्ध में आप जीत भी सकते हो, आप हार भी सकते हो, अनिश्चय होता है, और ये अनिश्चय ही मानव जीवन का भविष्य तय करता है। मनुष्य का इतिहास एक दूसरे तरह का भी इतिहास हो सकता है, एक ही तरह की। अगर आपको मान लीजिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर जीत जाता तो संसार का नक्शा ये नहीं रहता ना, संसार का नक्शा बदल जाता। तो एक घटना आपके जीवन को बदल देती, अनिश्चित है। अगर पहले से ही पता होगा कि ये हारेगा तो वो लड़ता ही नहीं कि भाई मैं तो हारूंगा, मुझे पता है मैं हारूंगा, तो वो लड़ेगा थोड़े। वो दूसरा भी नहीं लड़ेगा कि मैं तो नहीं लड़ूंगा, नहीं तैयारी करूंगा तो भी मैं तो जीत जाऊंगा। तो दोनों जी जान लगाते हैं। पहलवान जब कुश्ती लड़के पॉइंट ज्यादा करके कौन जीत जाएगा। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों से आधुनिकतावादी कहते हैं कि भाई निश्चित वाला आधुनिक नहीं, अनिश्चय होना चाहिए, संदेह होना चाहिए, कुछ धुंधल का होना चाहिए, कुछ भीतरी यथार्थ होना चाहिए। उन सब का जो विश्लेषण आप करोगे, चित्रण करोगे, तो वो आधुनिकतावाद की श्रेणी में आता है। ये मोटा मोटी इसको आप आधुनिकतावाद को आप समझ सकते हैं। और अगर आप इसको पॉइंट की तरह से समराइज करें, विशेषताएं 1 2 3 4, अब विद्यार्थी तो इसी में ढूंढने में लगे रहते हैं ना, तो उसमें आप ये कह सकते हो सबसे पहले आप्त वचनों का विरोध और सप्रश्न दृष्टि, प्रश्न पैदा करो। दूसरी बात कि जो अतीत है, अतीत के प्रति अवमानना का भाव विकसित करो। आप पिता का विरोध करो, पिता का कहना मानो नहीं,
पिता का कहना मानोगे तो पिता के आज्ञाकारी बनोगे, तो पिता की फोटोकॉपी हो जाओगे, और वैसे और फोटोकॉपी खराब होती, और जबकि पिता का अगर विरोध करोगे तो विकास होगा और आगे चल करके आप बड़े आदमी, अलग तरह के आदमी बनोगे। तो इसलिए परंपरा के सामने समर्पित होने के बजाय परंपरा को विकसित करो, और विकसित करने का काम प्रयोगों के द्वारा होता है। इसलिए जिंदगी में प्रयोग करो, साहित्य में प्रयोग करो, पुरानी चीजों को फॉलो मत करो, किसी का कहना मत मानो, विरोध करो। और इसलिए जीवन कार्य कारण श्रृंखला से नहीं बढ़ चलता है। कुछ ऐसी चीजें होती है जो कार्य कारण श्रृंखला से बाहर हो जाती है, और हमारा जो जीवन है वो उस कार्य कारण श्रृंखला से बाहर के यथार्थ से आता है, उसकी अभिव्यक्ति हम करते हैं। हम सतह के यथार्थ की अभिव्यक्ति नहीं करते, बल्कि भीतरी यथार्थ की अभिव्यक्ति करते हैं, जो अतार्किक है, जिसका कुछ समझ में हमको आता नहीं। आदि आदि इस तरह से हम चाहें तो इसको समझ सकते हैं। और आप लोगों का बहुत बहुत आभार। मुझको नहीं पता कि मैं ठीक से तुम लोगों को बता पाया कि नहीं बता पाया, और अगर मैं नहीं बता पाया तो इसका एक कारण ये भी है कि ये जो आधुनिकतावाद है ये बड़ा जटिल है, और इसमें इतना फैलाव है कि आप इस पे 5-10 भाषण आप देते ही रहो तो पता चला कि थोड़ी बहुत रेखाएं स्पष्ट हुई थी। संगीत में कैसे आधुनिकता आई, चित्रकला में कैसे आधुनिकता आई, या साहित्य में कैसे आई, आधुनिकता का विरोध और समर्थन दोनों कैसे आया। तो ये सब चीजें इन के संदर्भ में आप साहित्य को समझ सकते हैं। धन्यवाद। हाँ जी लोनी साहब। नमस्कार सर, बहुत धन्यवाद। मैं 5 मिनट के लिए किसी के एक आध प्रश्न कोई है तो आप लोग जुड़ सकते हैं। सर नमस्कार। सर मैं अनीता बात कर रही हूँ। हाँ जी। सर मैं ये पूछना चाहती थी कि मनोविश्लेषणवाद के जो सिद्धांत के जनक है सिगमंड फ्राइड। एक मिनट, थोड़ा धीरे धीरे और आराम से समझाओ, कम सुनाई देता मेरे को। अच्छा सर। सर मनोविश्लेषणवाद के जो सिद्धांत के जनक हैं सिगमंड फ्राइड, इन्होंने इड, ईगो, सुपर ईगो की अवधारणा दी। क्या हम इन तीनों थ्योरी को आधुनिकतावाद और क्या उत्तर आधुनिकतावाद से जोड़कर देख सकते हैं? हाँ देखिए, उत्तर आधुनिकता तो एक अलग कंसेप्ट आ जाएगा। उत्तर आधुनिकतावाद पर जब बात करेंगे तो उत्तर आधुनिकता बात करेंगे, फ्राइड तो थोड़े पुराने हो गए ना उत्तर आधुनिकता के हिसाब से। फ्राइड की थियरी और उस थियरी को समझना ये एक बात है, और फ्राइड की जो थियरी है वो जो नॉन फ्राइडियन व्यक्ति के पास गई, जो फ्राइड को नहीं मानता, वो कैसा समझता है, उतने तक आधुनिकता का संबंध। माने फ्राइड ने जो कहा वो सब आधुनिकतावाद है, और बाकी लोगों ने, डार्विन ने जो कहा वो आधुनिकतावाद नहीं है, ऐसा नहीं होता। उसने जो बातें कही और उससे मनुष्य के बारे में जो इमेज बनी, वो इमेज महत्वपूर्ण है, और साहित्य में उस इमेज का मतलब है। वो तो दर्शन का और साइकोलॉजी का विषय हो गया। रचना कैसे हुई, विचार, जो विचार रचना पैदा करता है वो विचार आधुनिकतावाद के अंतर्गत आता है। बाकी तो फ्राइड का दर्शन, फ्राइड की मनोवैज्ञानिक समझ है। वो कहता है मनोविश्लेषण में इदम, ईगो और वो सब होता है, और आदमी ईगो से चलता है, ऐसे चलता है। कुल मिलाकर मनुष्य कैसा, तो कुल मिलाकर के मनुष्य अविश्वसनीय, कुल मिलाकर के मनुष्य प्रवृत्तियों से चलता है और प्रवृत्तियों पर उसका नियंत्रण नहीं होता, इसलिए वो कार्य कारण श्रृंखला से नहीं जुड़ता। तो ये आधुनिकतावाद के अंतर्गत आ गया इसका। तो इनके विचार का जो प्रभाव है उसकी तरफ आता है। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, तो मैं समझता हूँ। सर नमस्कार। एक प्रश्न और चलिए, एक सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। सर मैं योगेश कुमार। सर मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि हिंदी साहित्य में क्या आधुनिकतावाद जो है ये किस मतलब विशेष समय से शुरू मान सकते हैं? जैसे छायावाद तक तो हम मानते हैं कि छायावाद तो चला आया, लेकिन छायावाद के बाद में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, तो क्या ये आधुनिकतावाद के अंतर्गत आते हैं? देखिए, जो आधुनिकतावाद की यूरोपीय परिभाषा है जी, उस यूरोपीय परिभाषा के अनुसार तो आप कितना ही पीछे ले जाओ,
लेकिन जी। हिंदी में साहित्य चिंतन के स्तर पर यह प्रयोगवाद के समय से आया, जी सर। और प्रयोगवाद वालों ने, उन प्रयोगवादियों ने अपने समर्थन में छायावाद को भी समेटा। छायावाद की व्याख्या करते समय उदाहरण के लिए दिया कि देखो कैसा इसमें परिवर्तन हुआ, जो जैसा हमने किया वैसा प्रसाद ने भी किया, प्रसाद ने जी। भी नए ढंग से कामायनी लिख दी। और ये हिंदी साहित्य का कोई काल नहीं है कि जी। जैसे आपने कहा कि ये प्रयोगवाद है हाँ। कि प्रगतिवाद है कि ये, आप चाहो तो इसको प्रयोगवाद को आधुनिकता काल कह दो, बाकी तो जी। हमारे यहाँ इस तरह का कोई काल हिंदी साहित्य में नहीं, काल। जी सर। वैचारिक परिप्रेक्ष्य है उसका। जी। जी, विचारधारा है सिर्फ ये। जी सर, एक धन्यवाद सर। समझ है, आप विचारधारा भी कहो, जी। और एक विचारधारा नहीं है, अनेक विचारों का समुच्चय है, मिलजुल करके सबका, ये भी हमारा, ये भी हमारा, ये भी हमारा, जो सही जी बोल सर। रहा है वो भी हमारा, जो गलत बोल रहा है वो भी हमारा, कोई गलत सही भी नहीं है। जी जी। सर। तो बहुत धन्यवाद सर। अब हम लोग धन्यवाद सर। धन्यवाद करते हैं प्रोफेसर